वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसकी ये हक नहीं देना चाहिए, उनको सिर्फ डे टू डे मैटर्स तक रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए। पॉलिसी और मेन काम जो है वो लोगों के इलेक्टेड हुकूमतों का है, जो भी जिसको भी अल्लाह ताला मौका दे तो वो पार्लियामेंट करेगी। जी अभी कोई ओपिनियन जी मैं जी ठीक है जी, जैसे हजूर ऐसे ही करेंगे जैसे आप फरमाने ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आपने बजट की तफसील देखी है। बेसिकली जो एक तवक्को की जा रही थी कि इलेक्शन ईयर है, पॉपुलिज्म होने की वजह से बजट जो है वो बड़ा पर्स खोल दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की है कि बजट के जो मैक्रो इकनॉमिक गेन्स हैं इस मुल्क के लिए जो 4 साल में हुए थे, ना सिर्फ हम उसको सेव करें, उसको कंसोलिडेट करें, बल्कि जैसे मैंने आपसे परसों में अर्ज़ किया था कि उसके ऊपर हमारा फ़र्ज़ है मिनहासुल कौम उसके ऊपर फर्दर बिल्ड करें, क्योंकि ये करेंगे तो फिर वो दुनिया की प्रेडिक्शन इंशाल्लाह साबित होगी 2030 में G20 की शामिल होने की। ये हार्ड वर्क है, हमें मिल के करना है, एक कौम मुत्तहिद कौम होके यूनिटी के साथ। और जैसे मैंने कल हमेशा की तरह अर्ज़ किया कि आई अपील अगेन कि जी हमें चाहिए कि हम एक चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर इत्तफाक करें कि हमारे अहदाफ क्या हैं, पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना है मुआशी तौर पर। तो आपने देखा होगा कि इसी वजह से मैंने कल 3 साल की बजाय 5 साल का एक मैक्रो इकनॉमिक मीडियम टर्म रोड मैप प्रपोज़ किया है अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में, कि क्या अहदाफ होने चाहिए मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स के, क्या हमारे सोशो इकनॉमिक गोल्स होने चाहिए, और पाकिस्तान को हमें 20, 18, 23 में जिसको भी अल्लाह ताला मेहरबानी करे मौका दे वो उसको कहाँ लेके जाए। मैं समझता हूँ कि ये शायद बेस्ट टाइम है, ये करंट साल इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन में जब शुरू होता है तो फिर तो कोई किसी की बात नहीं सुनता, और इलेक्शन जीतने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं सुनता। तो बेहतर है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी और एक कंसेंसस रोड मैप तय हो जाए, बोथ फ्रॉम मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू और एज वेल एज दी सोशो इकनॉमिक गोल्स हमारे क्या होने चाहिए, अहदाफ क्या होने चाहिए। इंटरनेशनल भी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो भी हमारे सामने गाइड है, लेकिन हमें अपने वसाइल को और अपने इकॉनमी के हवाले से अपने आप को सामने रख के ये काम करना है। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर आपकी सपोर्ट होगी तो ये मुल्क इंशाअल्लाह उस तरफ अब चलेगा। बेसिकली जैसे कि आपको मालूम है कि बजट का साइज़ वही 4.753 ट्रिलियन है, और इसमें जो है रिवाइज एस्टीमेट इस साल का जो बजट है जो करंट है ये 4,256 बिलियन है, और ये ग्रोथ है रफली 11.7% की नेक्स्ट ईयर बजट की। जहाँ तक हमारी इसमें मेन फीचर्स हैं इस बजट के, उसमें हमने आपने देखा कि हमने डिफेंस को रिलेटिवली बाकी जो हमारा करंट साइड है उसको हमने ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। हमारा रिवाइज एस्टीमेट 16-17 का जो डिफेंस का बजट है 841 बिलियन है, और हमने जो आने वाला माली साल है उसके लिए हमने 920 अरब रखा है। इसी तरह PSDP का बहुत ही स्टीप और बहुत ही बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, करीबन 715 बिलियन पे हम तवक्को कर रहे हैं ये साल ख़त्म होगा। इसको हमने 1001 बिलियन यानी फ़र्स्ट टाइम हमने क्रॉस किया 1 ट्रिलियन से, और सूबों का मिला के जो कि वो भी 1.1 ट्रिलियन है, तो ये करीबन 2100 अरब से ज़्यादा होगा इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क की ज़रूरत थी, क्योंकि जब हम पहले साल यहाँ बैठे थे इलेक्शन जीतने के बाद, पहले बजट के बाद, तो यही बात हुई थी कि हमारी सीक्वेंसिंग ऑफ एक्शंस क्या होंगी। पहले मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी वापस लाना पाकिस्तान की, और उसके बाद फुल फोकस ऑन ग्रोथ। तो इसकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट लास्ट ईयर थी, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो इग्नोर्ड था और जिसने करीबन 0% ग्रोथ दी थी पिछले साल, आपने देखा कि उसको हमने बड़ा एक रोबस्ट पैकेज दिया। उसमें यूरिया खाद की कीमतें, DAP की कीमतों की कमी, मशीनरी की इंपोर्ट पे स्लैशिंग ऑफ ड्यूटीज़ या एग्जम्पशंस, सेल टैक्स की एग्जम्पशंस, और क्रेडिट को मज़ीद इंक्रीज़ 700 बिलियन पे। तो सारी चीज़ों ने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को डिविडेंड दिया,
और इस साल हमने 3.46% ग्रोथ हमारी एग्रीकल्चर की है। इसको हमने इंशाल्लाह मज़ीद फोकस करना है। इसी तरह हमने जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसको भी हमने 300 बिलियन प्लस से शुरू किया था। पहले साल 400 किया, फिर 500 किया, फिर 600 किया, और ये करंट साल है ये 700 है। ऑल इंडिकेशंस हैं कि ये इंशाल्लाह ये हदफ करीबन पूरा होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगले साल इसका भी एक एम्बिशियस डेवलपमेंट की तरह एम्बिशियस टारगेट बल्कि मैच नंबर रखा गया है ताकि उनको हम पूरी फोकस सेम नंबर 1001 बिलियन 1001 बिलियन उसके लिए भी टारगेट है। उसके ऊपर इंशाल्लाह काम हो रहा है। और हमारे जो मेन अहदाफ हैं 17-18 के वो जैसे आपको कल शेयर किए हैं कि हमारी रियल जीडीपी जो ग्रोथ है 6% होनी चाहिए और इंशाल्लाह अचीवेबल है 5.28 से 6 के ऊपर जाना। बल्कि इससे मैं उम्मीद करता हूँ इससे बेहतर होगी। अगले साल शायद आपको एक आध टारगेट जो मिस अल्लाह ना करे को हो उसमें नंबर में कमी आ जाएगी। ये तो इंशाल्लाह ये अचीव होगा, बल्कि इससे बेहतर अचीव होगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट जीडीपी 17% का टारगेट रखा है और इन्फ्लेशन बिलो 6%, क्योंकि हमारा सारा मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क जो है जो हमने इस साल का बजट बनाया है इसी स्ट्रेटजी पे है। और जो हमने आगे जाके जो भी जिसको अल्लाह तौफीक दे, क्योंकि वो एक तो प्रोजेक्शन तो ये आपकी अमानत होती है जिम्मेदारी नेशनल कि जब आप करें तो आप ये ना देखें कि आप होंगे कि नहीं होंगे, आप वो करें कि जी जो भी होगा उसको किधर लेके जाना है। तो ये सारी की सारी जो एक मैक्रो इकनॉमिक मीडियम टर्म स्ट्रेटजी है उसके ऊपर ये बजट बिल्ड किया गया है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मैं आपको जैसे अर्ज़ किया कि 2.1 ट्रिलियन है पाकिस्तान का, और ये पहला साल है बड़ी मुद्दत के बाद कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पाकिस्तान का ये जो 17 साल है, मैं 17-18 की बात नहीं कर रहा, इंशाअल्लाह विल एक्सीड योर बजट डेफिसिट ना। ये बड़ी अच्छी इस खुशाइन चीज़ इसलिए है कि आप 1 रुपया भी जो आपने बोरो किया, चाहे वो डोमेस्टिक या फॉरेन, तो आपने सिर्फ तरक्याती कामों के लिए किया ना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ में नॉर्मली कुछ पोर्शन जो है वो करंट एक्सपेंडिचर या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए होता है, लेकिन हम इस साल उसको जो हमारा हदफ था कि हम चौथे साल में चले जाएं, वो पिछले साल हमने ये 30 बिलियन के करीब मिस किया था पिछला साल, और अब इस साल हम उसको ऑलमोस्ट 100 बिलियन के करीब उससे ऊपर है, यानी तरक्याती अखराजात ज़्यादा हैं। तो इंशाअल्लाह ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। इसी तरह हमारा टारगेट है कि हम डिस्पाइट करंट अकाउंट डेफिसिट, डिस्पाइट ट्रेड डेफिसिट, डिस्पाइट प्रेशर ऑन, जो वो अलहदा बात है कि मैंने परसों अर्ज़ किया था कि ये ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी का भी इसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट है अपार्ट फ्रॉम ऑयल प्राइसेस की इंक्रीज़। लेकिन 40% प्लांट एंड मशीनरी जो आई है, जो जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर है, जिसमें सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एनर्जी सेक्टर है, तो दूसरे सेक्टर्स हैं, सारे खुशाइंद हैं। यानी वो इकॉनमी की ग्रोथ को एक ऑब्वियसली एक बूस्ट मिलेगी। इसी तरह नेट पब्लिक डेट टू जीडीपी, वो हमारी पूरी कोशिश है। हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह मार्च 17 तक तो नीचे ले आए हैं, 60 से नीचे ये ऊपर जा चुका था, और इसको हम मेंटेन करेंगे 60 से नीचे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। इसी तरह जो अगले साल नेशनल ग्रिड में बिजली है उसको 10,000 का जो टारगेट है हमारे इस 5 साल में, उसको पूरा करने का पूरा प्लान इन एक्शन है। कैबिनेट कमेटी एनर्जी अंडर प्राइम मिनिस्टर काम खुद और पीएम सब खुद उसको कर रहे हैं ताकि इस मुल्क में लोड शेडिंग की लानत को ख़त्म किया जा सके। ये वही 1200 मेगावाट सरप्लस मुल्क था जब अक्टूबर 99 का coup हुआ था इस मुल्क में। इसी तरह जो हमने सोशल सेफ्टी नेट एक्सपेंडिचर, यानी जो हमारे बहन भाई गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं उनकी जो हम हैंड होल्डिंग करते हैं, इजाफा किया है 121 बिलियन का। हमारी बेसिक स्ट्रेटजी जो बजट की 17-18 की है ओवरऑल, जिसके अंदर हमने रह के ये काम किया है, वो हमने कोशिश की है कि फेड जो FBR का रेवेन्यू टारगेट को 14% से बढ़ाएं, और हमारा जो एक्सपेंडिचर है फेडरल वो 11% से बढ़े। दिस इज़ द ओवरऑल स्ट्रेटजी। और मैं आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करूँगा, कुछ मैंने जो कुछ पढ़ा है, कुछ सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें क्लैरिफिकेशन मांगती हैं, वो मैं आपको अलहदा भी क्लैरिफाई करता हूँ। इसी तरह हमारा जो है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, मैंने जैसे कहा कि वी विल कंटेन ग्रोथ इन करंट एक्सपेंडिचर, जो हमारा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है लेस देन द इन्फ्लेशन। तो जो भी इन्फ्लेशन होगी हम जो करंट एक्सपेंडिचर को उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे।
माजी में ट्रेंड अदर वे राउंड रहा है, इसी वजह से फिस्कल डेफिसिट जो है वो 8.8 और इस तरह के नंबर रहते रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको उससे इन्फ्लेशन से ज़्यादा करंट एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ने देना। कई इनिशिएटिव्स हमने अनाउंस किए हैं जिसकी मैं अभी तफसील पेश करूँगा। एग्रीकल्चर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, एक्सपोर्ट्स है, टेक्सटाइल्स है, सोशल सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कई इकदाम हैं। टैक्स इंसेंटिव्स हमने एग्रीकल्चर के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स और दूसरी जो है आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए पैसों में तो बहुत ही एक कोर हमारा हदफ होना चाहिए क्योंकि उसमें पोटेंशियल है। और करीबन इस वक्त रिपोर्टेडली 2 लाख फ्री लांसर जो यूथ है वो काम कर रही है यानी इस वक्त। और इसके ऊपर हमारी जो बिल्ड करना हमने एक मिलियन का हदफ दिया मिनिस्ट्री ने लिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने, कि 1 मिलियन फ्री लांसर को ट्रेन करेंगे, यूथ को ट्रेन करेंगे। वर्चुअली आप 1 मिलियन फैमिलीज़ को हैंड होल्ड करेंगे और ये है फ्यूचर, आईटी इज़ फ्यूचर। तो इसके लिए हमारी जॉब जो क्रिएशन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी। यूथ को जॉब और उसको ट्रेनिंग के बाद वो मौके मिलेंगे कि वो अपनी सेल्फ सफिशिएंटली अपने आप को यानी फाइनेंस कर सके, अपनी फैमिली को फाइनेंस कर सकें। तो इसलिए हमने इस बजट में एक पूरा पैकेज दिया है। मेरी रिक्वेस्ट होगी जी, फ़ोन जिनके हैं वो मेहरबानी कर उसको या साइलेंट पे कर लें या स्विच ऑफ कर दें। इन्वेस्टमेंट को स्पीड अप करने के लिए हमने जो ग्रोथ के लिए हमने कुछ जो मेन किए हैं कि जी इतनी बड़ा हदफ है और ये कैसे होगा, तो उस पर बेसिकली हमने कई चीज़ें मसलन जो एग्रीकल्चर में अर्ज़ किया कि अपार्ट फ्रॉम जो क्रेडिट है हमने PIU को बढ़ाया। आपको पता है कि उसको ताकि उनको लोन लेने की फैसिलिटी हो, 4,000 से 5,000 PIU को किया है। तो दैट मीन्स कि सेम कोलेटरल पे आप ज़्यादा पैसे ले सकेंगे। हमने एक स्पेशल स्कीम इंट्रोड्यूस करने की जो अनाउंसमेंट की है, उसमें 20 लाख फार्मर जो 12.5 एकड़ तक जिनकी ज़मीन होगी और उसकी 50,000 रुपये का लोन होगा, लेकिन जो उसका मुनाफा का शरह है बैंकों का वो 9.9% से ज़्यादा नहीं ले सकते। इस वक्त करीबन 15% लेते हैं। तो ये एक स्पेशल छोटे फार्मर्स के लिए 20 लाख फैमिलीज़ के लिए स्कीम का हमने अनाउंस किया है। स्टेट बैंक को जिम्मेदारी दे दी गई है, वो ज़रूरी तरक्याती बैंक, नेशनल बैंक और दूसरे बैंकों को इंगेज करके इस पे काम कर रहे हैं। हमने जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पिछले साल का जितना पैकेज दिया था, अगर वो DAP था कि 2500 रुपये तक रखना है, अब यूरिया था कि 1400 तक रखना है, वो सारा का सारा पैकेज ना सिर्फ रेस्टोर रहेगा पूरे फिस्कल ईयर 17-18 में, वही कीमतें इंश्योर की गई हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से डिटेल में मीटिंग्स हुई हैं और इसी वजह से चूँकि DAP पे हम सूबे के साथ मिलकर करते थे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और सूबों को उस कह लें कि कंट्रीब्यूशन से बचाने के लिए फ़ैसला किया गया है कि हम 300 रुपया जो सेल टैक्स की कमी खुद कर देंगे। तो वर्चुअली 2500 रुपये की कीमत तक उसको लाने के लिए हमें सेल टैक्स को 407 के करीब था, कम करके 100 रुपया फिक्स कर दिया गया। तो इसी तरह जो ट्यूबवेल है उसका भी ऑफ पीक रेट 5.35 रखा गया है और इसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट है करीबन 27 बिलियन के करीब सिर्फ इस एक चीज़ के ऊपर आएगी। इसी तरह हमने जो कुछ चीज़ें और स्लैश की हैं, आपने देखा कि मसपीटर पंप्स हैं जो ट्यूबवेल्स के लिए हैं 3 से 36 हॉर्स पावर के, जो 17% सेल टैक्स उसको ज़ीरो कर दिया। और पोल्ट्री है वो भी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है, उसके अगर 7 मेन मशीनरी है उसको 17% से हमने कम करके 7% कर दिया। तो हमने इस बजट में पुराने तो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी या वो हम सेल टैक्स के कमी करके कर रहे हैं, मतलब DAP की जो प्राइस है या कैश सब्सिडी दे के करेंगे, लेकिन ये जो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बेसिकली एग्रीकल्चर पे पॉजिटिव होगा और वो उनकी सहूलत के लिए हमने किया है। तो ये चीज़ें इसी तरह हमने जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सर्विस सेक्टर में भी हमने IT को काफ़ी चीज़ें दी है, वो आपके पास तफसील है, अगर आप कहें तो मैं रिपीट कर दूँ, वरना आपको पता है कि FEDP कम हुई है, IT पार्क की बात हुई है, उस पर जो फ़ोन कार्ड्स हैं उसको 1.5% कम किया गया है। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स पहली दफ़ा कॉर्पोरेट सेक्टर को IT कंपनीज़ को इस कंडीशन पे इजाज़त दी जा रही है कि लोकल वो डॉलर ख़रीद के उसमें जमा नहीं करा सकेंगे, ये कंडीशन होगी। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर ये पहला होगा जिसको हमने इसकी इजाज़त दी है। तो हाउसिंग सेक्टर के लिए आपने देखा है
कि उसमें भी बहुत है, तकरीबन 27 जो है एंसिलरी इंडस्ट्री जो एक्टिवेट हो जाती है, हाउसिंग सेक्टर अगर एक्टिवेट हो उसको हमने, उसके लिए भी हमने एक स्कीम रखी है, गारंटी स्कीम, और उसके लिए भी हमने बजट में अप्रोप्रिएट एलोकेशंस की हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली इंशाल्लाह ये हमें आगे लेके जाएंगी। ये DAP का जैसे जिसका मैंने कहा कि 300 रुपये हम सेल टैक्स कम किया, इसका करीबन 13.8 बिलियन हमें रेवेन्यू में कमी आएगी। और इसी तरह ये जो हमारा जो है और दूसरे मेयर्स, ये काफ़ी बात कंफ्यूजन है कि जब हमने 3500 के हदफ के अगेंस्ट 4013 का हदफ रखा है, तो कुछ लोगों ने, साथियों ने ये लिखा है या सोशल मीडिया पे या अदरवाइज कि हुकूमत ने 500 रुपये टैक्सेस लगा दिए। ये इम्प्रेशन गलत है। ये हमने टोटल जो नए टैक्सेस हैं, और आपने देखा कि डायरेक्ट कोई ऐसा टैक्स नहीं है जो कॉमन मैन के ऊपर जो फॉल करे। ये बड़ा मुश्किल बैलेंस क्रिएट करना था, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि या तो बिल्कुल हम फिर हाथ खोलेंगे और या फिर हम फिर बजट डेफिसिट और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को दोबारा लूज करेंगे। हमने वो नहीं होने दिया। बेसिकली 120 बिलियन के टैक्स हैं और करीबन 33 बिलियन की रिलीफ है। द नेट टैक्सेस आर 87 बिलियन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल टैक्सेस इस बजट में वो हमारे बाकी मेयर्स जो हैं, और वो भी 87 क्या है भाई, डिविडेंड अगर 12.5 से 15 होता है, इतनी बॉयंसी आ गई है, इतनी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गए हैं, तो उसमें पीपल कैन अफोर्ड। वेस्ट में तो ये 30 से 40%, 50% भी डिविडेंड पे टैक्स होता है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें। तो हमने उसको मामूली सा किया है, लेकिन नॉन फाइलर के लिए हमने काफ़ी ज़िंदगी तंग रखी है और रखेंगे, क्योंकि जब उनको बेसिक हमारा थ्रस्ट है और उस पर आम एसएससी भी उसको वेलकम करता है कि जी हमारे ऊपर बोझ डालने के बजाय आप उनको लाएं। इसी तरह हमने इंटरेस्ट इनकम को थोड़ा सा उसकी क्लासिफिकेशन और उसकी जो है रेट्स वही तीन टियर ही हैं, 10, 12.5 और 15, लेकिन थोड़ी सी उसकी जो बैंड्स हैं उसको उसमें थोड़ी तब्दीली की है। यानी कोई ऐसा मेजर टैक्स नहीं है। अब मैंने सोशल मीडिया पे सुना है, आई होप इट इज़ रॉन्ग, कि जी दूध की कीमतें बढ़ गई। और भाई दूध की रजीम तो उसी तरह जो पिछले साल थी, एक चीज़ भी नहीं उसमें यानी हमने चेंज की। तो मैं समझता हूँ कि इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी को हम बिल्कुल कहेंगे अभी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी। आई डोंट नो हाउ फार दिस इज़ ट्रू, कि मैंने एक जो सोशल मीडिया पे एक ये जो पढ़ा है, तो बिल्कुल ये कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, कोई वजह नहीं है, क्योंकि हमने किसी किस्म का टैक्स, कोई इंडायरेक्ट ड्यूटी, द regime is same as it was on 1st of July 2016। सो हमने उसमें कोई तब्दीली नहीं की, तो इसलिए उसकी मुझे कोई सॉरी जी सेक्रेटरी फाइनेंस से फरमाने कि मीडिया में अपना रोल प्ले करे। आपको क्लैरिफिकेशन देने का मकसद ये है कि आप बताएं, लोगों को बताएं, कंज्यूमर को बताएं कि जी कोई चीज़ को बड़ी नहीं है, कोई वजह नहीं है कि ये कीमतें खुद ब खुद बढ़ा दें। वो बजट जब आता है तो बजट के बाहर गार में अगर कोई कीमतें बढ़ाने की कोशिश करता है तो हम सबका फर्ज है कि हम उसको ये ना करने दें। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये क्लैरिफिकेशन इसीलिए दे रहा हूँ कि इसमें हमने कोई इस तरह की कोई किसी किस्म की भी हमने कीमत नहीं बढ़ाई। इसी तरह जो हमारा मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल्स के हवाले से आपने देखा कि जितने हमने पहले दिए थे इंसेंटिव्स और जो 180 बिलियन का पैकेज था वो ऑब्वियसली जारी रहेगा इस साल भी 30 जून 18 तक। लेकिन उसके अलावा जो सेल टैक्स रिफंड्स की एक बहुत बड़ी डिमांड थी और मीडिया में भी टाइम एंड अगेन अपील भी आती थी, उसको हमने कल अनाउंस कर दिया। पिछले साल बजट में जैसे किया था उसको इम्प्लीमेंट किया था, वो इंशाअल्लाह 30 अप्रैल इंशाअल्लाह तक के जो RPOs हैं वो 2 हिस्सों में क्लियर होंगे। 10 लाख तक के, चूँकि वो छोटे हैं उनको जल्दी है, तो 15 जुलाई तक क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह। और 10 लाख से ऊपर जो हैं ऑल RPOs, सिर्फ एक्सपोर्टर्स नहीं, ऑल RPOs, ऑल टाइप ऑफ सेल रिफंड्स इन पाकिस्तान, जिनका प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, RPO बन चुके हैं, वो उनको 10 लाख तक ऑल क्लियर 15 जुलाई, एंड बाकी जितने होंगे वो विल बी क्लियर्ड बाय 14 अगस्त इंशाअल्लाह। तो ये भी हम ऑनलाइन करेंगे ताकि कोई ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो। ये हमने पहली दफ़ा जो पिछले साल अक्टूबर में किया था उसमें थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट है कि वो जो फिर चेक लेने देने के लिए मिठाई वगैरह का डब्बा लाना पड़ता है उसको अवॉइड किया जा सकेगा। सो इट विल बी डायरेक्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम द FBR एंड द स्टेट
टू दी रिसिपिएंट ऑफ द सेल्स टैक्स रिफंड जिसका बनता है। तो ये हम इस स्कीम को हारून अख्तर साहब आप जारी रखेंगे और इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने आइंदा जितने रिफंड्स हैं वो इसी स्कीम के तहत जो हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में शुरू किया था उसको हमें जारी रखना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ताकि लोग ना फिज़िकली चेक लेने आए, आपकी बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो। वो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम कामयाबी से हमने पाकिस्तान में उसको कर दिया है। इसी तरह कई एक और इंसेंटिव्स हैं, वो आपने देखा होगा टेक्सटाइल और इसके लिए हमने जो पैकेज दिया है एक्सपोर्टर्स के लिए इन एडिशन टू द प्रीवियस वंस, और हाउसिंग के लिए भी हमने जो काफ़ी चीज़ें रखी हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारा मेन फोकस है ग्रोथ का, वो एक तो पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग है, वो आपके सामने है। 1001 फेडरल गवर्नमेंट, 1112 के करीब सूबे। इसके अलावा हमने 3 और काम मैं समझता हूँ करने हैं, जिससे कि इंशाअल्लाह ये 6% से इंशाअल्लाह अगले साल बहुत क्रॉस करेगा। एक, हमने पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड को एक्टिवेट कर दिया है, और जो इसमें एक कंडीशन है मेरी, क्योंकि कई मुल्कों में इस तरह के जो तजर्बा हुआ है, तो वो फंड जो है वो सिख फंड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने पब्लिक सेक्टर के वो प्रोजेक्ट उसमें डाल दिए जो प्रॉफिटेबल नहीं थे। तो जाहिर है कि फिर वो फंड तो बैठ नहीं था। आपके नेक्स्ट डोर नेबर का भी यही हुआ था। हम इसमें अनवायबल, कमर्शियली अनवायबल प्रोजेक्ट बिल्कुल पार्क नहीं होने देंगे। इसको टोटल इंडिपेंडेंट प्रोफेशनली चलाया जाएगा, और इसमें प्रॉफिट, और इसमें चूँकि एवेन्यूज़ ढूंढ रहे हैं आपके, जब हम बाहर जाते हैं ऑफिशियल टूर्स पे, तो पाकिस्तानी डियास्पोरा कहता है जी हमें कोई एवेन्यू दे कि जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकें। नाउ आई थिंक के पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड इज़ ए गुड एवेन्यू कि गवर्नमेंट का होगा, गारंटीड होगा, उसमें 100% ओनरशिप तो पीपल ऑफ पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है इसकी। लेकिन इसमें अगर पाकिस्तानी डियास्पोरा अब्रॉड, उसको हमने प्लान किया कि हम उसको $1 बिलियन, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इसमें है कंट्रीब्यूशन करीबन $1.5 बिलियन है, 150 अरब रुपया, और करीबन 1 बिलियन 500 मिलियन के 2 हम बॉन्ड इशू कर सकते हैं, ताकि उनकी जो डिमांड है, जो लोग माशाल्लाह पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको प्रॉफिट उनको चाहिए, क्योंकि बाहर के मुल्क में उनको आधा परसेंट 1% भी नहीं मिलता। तो इसके लिए हमने ये एक उनके लिए एक प्लान किया है। उनसे मेरी डिस्कशन होती रही है पिछले चंद महीनों में, जब भी मैं बाहर गया हूँ पाकिस्तानी डियास्पोरा से। दूसरा, उनकी एक मेजर डिमांड थी कि जी हमें इस्लामाबाद में हम कई दफ़ा ज़मीन लेते हैं, वो आगे कब्ज़ा कर लेता है, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं, बड़ा मसाइल होते हैं। तो गवर्नमेंट को एक सेक्टर खोले। वो मैंने अपना ज़िया साहब की अप्रूवल से CDA को ये टास्क दे दिया है। कुछ मीटिंग्स हो चुकी हैं, और उनके लिए हम स्पेसिफिक एक्सपर्ट सेक्टर इंशाल्लाह लोकेट करके फौरी खोलेंगे, और उसमें उनको पेमेंट्स करनी होंगी फॉरेन करेंसी में, डायरेक्ट थ्रू द इंटरबैंक टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ताकि ये जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उधर हो, और उसका जो रुपी कंपोनेंट होगा वो ऑब्वियसली CDA को मिल जाएगा। तो ये कोई यानी ये नहीं है कि वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रखेगी, बल्कि वो पैसे CDA को ही मिलेंगे, जिसकी ज़मीन होगी। लेकिन गवर्नमेंट यानी स्टेट को ये फ़ायदा होगा, स्टेट बैंक को, कि उसके पास फॉरेन करेंसी आ जाएगी और उसके वो इक्विवेलेंट रुपए दे देंगे। ये 2 चीज़ें उनके लिए की। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अब एपिटाइट है, जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उसके लिए हमने फाइनल किया है चंद हफ्ते पहले, जब हम पिछले अप्रैल में जब हम गए थे मीटिंग में, मेरे साथ सेक्रेटरी AD सेक्रेटरी फाइनेंस और गवर्नर स्टेट बैंक थे। तो IFC के साथ जो हमारी बड़ी देर से बात चल रही थी, तो वी इन प्रिंसिपल वी एग्रीड के पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है वो उसको अब ट्रिगर किया जाएगा। वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंस करेगा। गवर्नमेंट ऑफ उसका $1 बिलियन पेड अप कैपिटल होगा, और 20% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शेयर होल्डर होगी, यानी 20 अरब रुपया या $200 मिलियन रफली। 20% IFC उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, $200 मिलियन और 20 बिलियन रुपीस, और 60% वो कहते हैं जी हम इंटरनेशनल अदारों को मोबिलाइज करेंगे, विच इज़ गुड। लेकिन ये पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट नहीं फाइनेंस करेगा, ये सिर्फ जो है प्राइवेट सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, विच इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान नाउ आफ्टर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फुल फोकस अगले 5 साल जो भी हुकूमत हो 18-23, उसको ग्रोथ पे फोकस रखना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेयर द कंट्री विल इंशाल्लाह टेक ऑफ एंड गेन द पोजीशन ऑफ ए मेंबर ऑफ G20 इंशाल्लाह। दिस इज द वे फॉरवर्ड। तो उसके लिए हमने ये किया है। एक हमने छोटे जो हैं बोरोर
जिनको बिल्कुल बहुत मुश्किल होती है, कोलेट्रल नहीं होता, हालांकि वो 99% प्लस यानी वो बेचारे गुड कस्टमर हैं, उसमें डिफ़ॉल्ट रेट मिनिमम है। जो हमने 98, 97, 99 के टर्नओवर में आपको याद होगा पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड शुरू किया था, वो चंद हज़ार से शुरू हुआ था और अब तक उसके 40 लाख जो हैं वो बोरर हैं, यानी उसके कस्टमर हैं। लेकिन फ्रैंकली इट हैड रीच ए सैचुरेशन पॉइंट मेरे नज़दीक, और आगे उसकी ग्रोथ बहुत अब लिमिटेड हो गई थी। इसीलिए हमने बड़े खुले दिल के साथ PPF, KFW एंड डिफिट एंड PPF, इन तीनों को मिला के एक पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी अक्टूबर 2016 में शुरू की थी, और उसको हदफ दिया कि 3 साल में आपने 40 लाख जो कस्टमर्स है उसको 1 करोड़ पे लेके जाना है, फ्रॉम 4 मिलियन टू 10 मिलियन। तो इंशाल्लाह दैट इज डूएबल। AC काम नहीं कर रहे, क्यों भाई, क्या है, किसका अरेंजमेंट है यहाँ? लाइटें वाइटें, और आज बड़ा गर्म दिन है, 45, 43, 44 तक टेम्परेचर है। चले, अच्छा है, अच्छा, थोड़ा सा कभी कभी अच्छा जी, चलो आप, मेहरबानी जी, मेहरबानी, मेहरबानी, थैंक यू। लेकिन देखे भी कुछ हो सकता है तो जो मैनेजमेंट है तो मेहरबानी करे। अच्छा जी, इसी तरह मैं अर्ज कर रहा था कि हमने कोई और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी कई इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं। रिस्क मिटिगेशन फैसिलिटी फंड एक क्रिएट किया है, इसीलिए इनोवेशन चैलेंज फंड क्रिएट किया है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। जो बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं, जापान है, जर्मनी है, उसमें SME बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इट्स अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। अब उसको हमारा फोकस है कि हम इसको पूरी तरह इसको हम हैंड होल्डिंग करें, इसकी हेल्प करें, इसको हम आगे लेके चलें। तो इंशाअल्लाह ये काफ़ी उम्मीद है कि इसमें भी काफ़ी बेहतरी आएगी इस अगले आने वाले साल में। कुछ हमने रिलीफ मेजर्स लिए हैं। मेनली तो बहुत पुरानी एक डिमांड थी कि जी उसको मर्ज किया जाए अलाउंस को, आप भी लिखते थे, और सिविल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट, तमाम जो हुकूमत एम्प्लॉयज़ हैं, जो 2009-10 में एक बहुत बड़ा दिया गया था वन ऑफ 50%, 100%, वो हमने पहली दफ़ा बड़ी हिम्मत करके उसको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के ऊपर हमने 10% इंक्रीज़ किया है, विच एक्चुअली मीन्स बिट मोर, इट्स नॉट 10%, क्योंकि हायर बेस लाइन के ऊपर वो 10% दी जा रही है। पिछले साल हमारा जो कॉस्ट थी, सैलरी और मुख्तलिफ अलाउंसेज इंक्रीज जो किए थे हमने, जो वो करीबन 60 बिलियन के करीब हमारा था एस्टीमेट, एक्चुअल नंबर को 67 के करीब है। लेकिन ये जो इस दफ़ा ये पैकेज दिया है, ये 125 बिलियन कॉस्ट करेगा। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि ये कैसे एब्जॉर्ब होगा। ये हम उसकी ऑलरेडी जो एलोकेशन करते हैं मुख्तलिफ डिविजन्स को अपने माइंड के मुताबिक उसमें हमने इन बिल्ड की होती है, उनके करंट एक्सपेंस जो इंक्रीज दी है हमने। तो इसलिए कोई कभी ये नहीं हुआ कि जब सैलरी और अलाउंसेस बजट अनाउंस करे तो उसके बाद कोई नया बजटरी एलोकेशन शुरू हो जाए। दे आर ऑलरेडी इन बिल्ट। तारक चेक कराओ यार, नहीं ठीक है, को दे आर ऑलरेडी इन बिल्ट। तो उस पर मैं गुजारिश करूँगा कि ये हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ गॉन वेल। मुझे तो मैं 3-4 मिनिस्ट्रीज़ में कल मैंने चक्कर लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ काफ़ी सेटिस्फाइड हैं और काफ़ी खुश हैं। हमने शुहदा के लिए बहुत डिमांड थी कि उनकी फैमिलीज़, और सिर्फ वो फ़ौजी शुहदा नहीं है, वो तमाम अदारों के शुहदा हैं सिविल, वो उनके लिए हमने CDNS में एक्सपेंशन कर रहे हैं ताकि उनको वो प्रिविलेज और प्रेफरेंस रेट मिले। इसी तरह जो हमारे डिसेबल्ड हैं उसको हमने ऐड किया है। हमने बैतुल माल को 50% से इजाफा किया, 4 से 6 बिलियन। और विडोज़ का वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत को और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ था कि मैं 99 में पहली दफ़ा मैंने एक स्कीम दी थी कि 3.5 लाख जिनके थे, क्योंकि मुझे एप्लीकेशंस आती थी, अभी फिर इस साल में आती हैं, लेकिन अक्सर कोई लाख किसी का लोन होता है, उसका घर बेचारे की कुड़की होने लगती है, किसी का 1.5 लाख होता है किसी का। तो ये वो जो चीज़ें थी उसको सामने रख के ये फैसला किया गया कि विडोज़ जो कि उनकी दोबारा नहीं है कोई सोर्स ऑफ इनकम या इस तरह, तो 5 लाख तक के लोन जो हैं उनको राइट ऑफ किया जाए, एज वी डिड इन 1999। राइट ऑफ मीन कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑब्वियसली उसके ऊपर सारा बर्डन आएगा। इट विल बी अबाउट 2.5 से 3 बिलियन रुपए के ये लोन एस्टिमेटेड है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के, और इसको हम ये कर रहे हैं जी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बिजली के हवाले से भी, जहाँ चूँकि इस वक्त तो खर्च नहीं हो रही, मुझे लगता है कम से कम खर्च हो रही होती तो इतने लोग पंखे ना डाले होते। तो है जी,
जी क्योंकि मैं पानी पी रहा हूँ। अच्छा, उसमें ये गुजारिश है कि डोमेस्टिक भी जो 300 यूनिट तक था, ज़रा टाइम ज़रा भाई दे देंगे, डोमेस्टिक जो 300 यूनिट तक जो सब्सिडी बरकरार है, ट्यूबवेल की सब्सिडी बरकरार है, बलूचिस्तान की सब्सिडी बरकरार है, और इसके लिए 121 बिलियन कॉस्ट करेगा ये एक्सचेकर को, और उसका हमने बजट में प्रोविजन किया 121 अरब। ये 3 सब्सिडी जो हैं, डोमेस्टिक को 300 यूनिट तक मुख्तलिफ स्लैब में मुख्तलिफ सब्सिडी है, ट्यूबवेल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में 5.35 पैसे, और ऑफ पीक, और फिर बलूचिस्तान में स्पेशल, ये तीनों के जो अमाउंट्स है वो 121 बिलियन बनते हैं। इसकी प्रोविजन कर दी गई है। रिलीफ मेजर्स में हमने जो छोटे एम्प्लॉइज़ हैं 5 तक, उनको 5% हाउस रेंट काटा जाता था, वो उसको एग्जाम कर दिया है, और इसी तरह कुछ डेली अलाउंस को एडजस्ट किया है, मिनिमम वेज को 14-15 हज़ार किया है। आई एम श्योर आपको ये सारी तफसील जो है वो क्लियर है। जो कुछ क्लैरिफिकेशन के हवाले से 1-2 और चीज़ें जो मैंने नोट की हैं, वो एक तो है जी कि मैंने टैक्सेस को आपको क्लियर कर दिया है, और इसमें सी पैक का है, उसमें जो है ग्रोथ इन रियल सेक्टर्स, और उसमें मैंने अर्ज़ किया है कि बेसिकली मशीनरी का है, पेट्रोलियम की प्राइसेस की इंक्रीज से भी है, और नेट टैक्सेस जो हैं वो भी एक्सप्लेन आपको कर दिया है। मैंने एक लिस्ट कहा था बना के मुझे दे दें, डेयरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक स्टील की कुछ अखबारों में आया कि जिस स्टील पे वो किया है, वो उनसे नेगोशिएट करके किया है, और एक्चुअल जो उनका बनता है वो रफली 1% इंक्रीज, रियल इंक्रीज 1% है। अपनी यानी आफ्टर किसी ने पैसे भी देने हैं जी मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, तो नेट टैक्सेस अगर 87 बिलियन है तो कुछ भी नहीं है, यानी अभी भी 14%। जी 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 जी। और उसमें हमने जो आरडी लगाई हुई है, असल उनकी जो हेल्प है वो इम्पोर्टेड जो डंप हो रहा था उसमें हमने 30% आरडी लगाई है, ईसीजी ने लगाई हुई, वो उसको हेल्प कर रही है कि जो उसकी प्राइस जो है वो इतनी इनफ है कि दे आर इन प्रॉफिट एंड दे आर मेकिंग ए गुड बिजनेस। सो इतनी छोटी छोटी उनको भी खुले दिल से करना चाहिए। पता नहीं उन्होंने कहा है या खुद ही किसी ने नोट करके, मैंने एक आध जगह पे ये पढ़ा है। इसी तरह ये जो सीमेंट की बात हुई है कि जी उसको करीबन उसका 1.25% कर दिया है, 25% इंक्रीज़ कर दी। अब आप देखिए कि जो 40 किलो का बैग है उसके ऊपर जो टोटल इम्पैक्ट होगा वो 12.5 रुपये बैग होगा, और उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन माशाअल्लाह 30 से 40% बढ़ी है, और आगे डिमांड और इंशाल्लाह आने वाली है। जो हम ग्रोथ ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो विल बी मोर ग्रोथ। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ मैं और हम सब समझते हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं बढ़ती, तो ये इनफैक्ट 6, 7, 8 रुपए से ज़्यादा रियल इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। 12.5 तो प्लेन हम कह रहे हैं ना कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम उनकी बैलेंस शीट उठाएं माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो मुल्क के लिए अगर इतना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किए, कहीं जैसे मैंने कहा कहीं से तो पैसे लेने हैं ना, 83 बिलियन डोनेशन तो नहीं इकट्ठी करनी। तो बेसिकली ये मेन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो फीचर्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी मैंने आपको बता दी है। आई एम ग्रेटफुल कि आपकी जो है जो कवरेज है वो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पॉजिटिव और बड़ी प्रोडक्टिव है। मैं आई ऑलवेज वेलकम जेन्युइन, अगर कोई मसला सही सब करेंगे। एक सेकंड मैं सिर्फ ये कहूँगा अगेन कि हमें 18-23 एक सेकंड ये सब्र करें, सही खड़ा है, देगा सबको टाइम। इसमें हम बाहर के मुल्क में होते हैं, पूरी लाइन लगा के खड़े होते हैं, आराम से जहाज में बैठते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और पाकिस्तान लैंड करते हैं, जो ही जहाज लैंड करते हैं सारे खड़े हो जाते हैं, और फिर सब अपने वो है ऊपर उसको खोलते हैं सामान निकालने के लिए, और सारे खोलेंगे। ये अभी देखें ना, somebody has to प्लीज सही सब आप करें जी। बहुत शुक्रिया आपका। एक मिनट जी, एक स्टेटमेंट उधर जनाब, आज हम वेलकम करते हैं हमारे कुछ साथी जो हैं वो दूसरे शहरों से भी आए हैं, फ्रॉम ऑल द 4 प्रोविंसेस, गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, और PID ने स्पेशल एहतमाम किया है, वो आज हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, एंड दे वुड आल्सो लाइक टू आस्क क्वेश्चंस, तो उनको भी मौका दीजिएगा। तो पहला सवाल जनाब का, जो उनको पिछली दफ़ा मौका नहीं मिल सका था, उनका प्रेफरेंस होगा मियां काशान साहब। प्लीज़ मियां काशान साहब। इसके बाद आपकी बारी आएगी। बिस्मिल्लाह, किसको दिया आपने? मियां काशान साहब। डार साहब आप बैठे जी, बैठे आप। डार साहब बैठे जरा इस तरह ना करो। डार साहब, मियां काशान न्यूज़ 1 से।
सर आपने बड़ा अच्छा किया, मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन का जिक्र कर दिया और उनको फ़ायदा भी बताया, लेकिन एक हातम ताई की कब्र पे लात मारी गई है मजदूरों की तनख्वाह सिर्फ 1000 बढ़ा के, जो 7.1% बनती है। क्या बताया जा सकता है कि उनके साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों? दूसरा सर, आपने परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि म्यूजिकल कंसर्ट से पाकिस्तानी मईशत को 100 अरब का नुकसान हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि पनामा लीक्स का जो हंगामा है उससे मुल्क की मईशत को कितना नुकसान हुआ? भैया मैं दोनों चीज़ों का अर्ज करता हूँ। इसको हम देख लेते हैं मिनिमम वेज को, अगर 10% रखनी है तो इसको एक जवाब तो देने देना, सारे हाथ खड़ा करने का फायदा नहीं। 14,000 से इसका मतलब इसको 15,400 होना चाहिए अगर 10%। फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ वन अपॉर्चुनिटी कि सबकी बातें आपकी विजडम की सुन के जो सेनेट रिकमेंडेशन देगा, जो मेरे साथी तकरीरें करेंगे नेशनल असेंबली सेनेट में, उसके बाद मैं अपना मेकअप माइंड किया करता हूँ। और उसमें एक तबका वो है, मैं उसको कोट नहीं करूँगा, जो कि कहता है कि जी एक्सपोर्टर को ये नुकसान दिया जो आप कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि बांग्लादेश में 6,800 तनख्वाहें, ये सारी चीज़ें बहस हुई हैं काबीना में भी, अदरवाइज भी। लेकिन अगर मैं देखूंगा कि अगर बाकी लोगों ने उठाया तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 15,400 है। लेकिन दूसरी जो आपने फरमाया कि वो उसका 100 बिलियन नुकसान नहीं, आपने गलत समझा मुझे। 100 बिलियन एक ट्रांजैक्शन की जो हो रही थी, जो कि बिल्कुल तैयार थी अगस्त में और फिर सितंबर में मटेरियल होनी थी। बड़े साथी यहाँ बैठे हैं जिनको पता है, आपके साथी, वो नहीं हुई। उसके बाद ऑयल प्राइसेस फॉल की, उसके बाद पूरी स्टॉक मार्केट और ऑयल सेक्टर बैठ गया दुनिया में, और उसकी वैल्यू 30 से 35 बिलियन रह गई। तो अब मैं इसका भी जो है, देखें, पॉजिटिव बात करते हैं, मैं हमेशा पॉजिटिव बात करने में बिलीव करता हूँ। 18-23 का बजट का खदोखाल मैंने सजेस्ट किए हैं, उसके ऊपर सब बैठे, और इलेक्शन से पहले बैठे, अभी बैठे, अगले 2-3 महीने में बैठे, और उसको तय करें और कौम से वादा करें कि हम पाकिस्तान को, जो भी कौम जिसको मैंडेट देगी, 18-23 में हम पाकिस्तान को ये फॉलो करेंगे, ताकि कमिटमेंट हो। हमने अपनी कमिटमेंट कर दी थी 13 में कि अगर हमें मौका मिला तो हमारा इकोनॉमिक चार्टर था हमारे मैनिफेस्टो में, आज भी उठा के देख लें, अल्लाह के फल से पूरा इकोनॉमिक चार्टर हमने इंप्लीमेंट किया। जी रिजवान साहब जी, सेकंड, एक मिनट जनाब, रिजवान साहब आप पूछें जी, एक सेकंड। डॉक्टर साहब, रिजवान साहब, सही, आइंदा माली साल के बजट में दिफा के शोबे को बहुत वज़ीर दाखिला इस वक्त पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो बजट में आदाद शुमार दिए गए हैं वो तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए किए गए। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री के शोबे में मराहत दी गई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि निगरां हुकूमत को ये हक़ नहीं देना चाहिए, यह अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का हक़ है कि आइंदा साल भी बजट वो ख़ुद पेश करेंगे। उन्होंने तारीख़ भी दी थी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बजट में दिफा के शोबे को ज़्यादा अहमियत दी गई है। अल्लाह का शुक्र है 5वां बजट पेश किया है और आइंदा साल का बजट भी हम खुद पेश करेंगे। हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जब शुरू होता है तो कोई किसी की बात नहीं सुनता, हमें मिसाक़ मईशत पर इत्तेफाक करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, मज़ीद आपको दिखाते हैं। 1 मिलियन जो फ्री लांसर्स तैयार करने हैं आईटी में, उसमें जॉब निकलेंगी भाईजान। जॉब तो इस तरह निकलती है ना, ये थोड़ी होता है जो आगे होता रहे कि जी 6,000 बंदा वहाँ लगा दें, 10,000 बंदा वहाँ लगा दें, स्टील मिल को आप उधर इतने भेज दें, पीआई में इतने भेज दें, ये ताकि वो बैठ जाए, और बैठ गई है। ये कई साल यही गेम होती रही है पाकिस्तान में, सियासी तौर की बर्तरियाँ। आप अगर वो चाहते हैं, वो हमारी हुकूमत ने ना किए ना करेंगे। मैं समझता हूँ वो मुल्क से दुश्मनी है। उन अदारों को हमने कई सौ बिलियन तबाह कर दिया है, इसी वजह से ओवर स्टाफ्ड है। जहां 100 बंदे की जरूरत है वहां हमने 500 बंदे रखे इस मुल्क में पिछले 10-15 साल में। तो आप वही चाहते हैं कि वही रिवर्स हो, वही कोटा हो एमएनएस का। अच्छा जी 100 बंदे आप बता दें, ये पुरानी जगह पे ना लेके जाएं। अगर हमने सफर तय कर ही लिया अच्छा, तो उसको हम आगे लेके चलें। अगला सवाल जी सर, हनीफ खालिद साहब जी, हनीफ खालिद साहब, या इसके बाद आपका नंबर आएगा सर। एक मिनट, आप एक मिनट जी हमारे दोस्त यार सही ये खातून कर लीजिए, खातून सवाल कर लीजिए। हनीफ साहब, एक मिनट, पीआईयू किधर है? पीआईयू जी हेलो
चार पांच सवाल इकट्ठे ले लो ताकि तसल्ली हो जाए। जी मैं अनीफ खान साहब बिल्कुल इसके हक में जो आप फरमा रहे हैं, मैं समझता हूँ मेरा मकसद ही ये था, कभी पहले 5 साल की आउटलाइन प्रपोज नहीं करेंगे बजट में। मेरा मकसद ही ये था कि ये वो 5 साल की मैं प्रपोज कर रहा हूँ, आप इकट्ठे बैठे उसको जो चेंजेस करनी है करें। आप अपने गोल्स देख लें कि क्या रखने हैं, आपने मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स क्या रखने हैं, आप वो बैठ के, क्योंकि अभी तो किसी को पता नहीं ना 18 के इलेक्शन में क्या होना है। अगर इस वक्त मुमकिन है कि हो जाए, क्योंकि उस वक्त जब पीपीपी, यार जरा खामोशी इख्तियार करें भाई, उस वक्त जब पीपीपी पीएमएलएन ने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए हो गया कि उस वक्त दोनों गवर्नमेंट में नहीं थे और दोनों डसे हुए थे 2-2 दफा, और हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उधर चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, उधर चंद महीनों में एनआर हो गया और उसकी हमें फिर मुल्क को नुकसान पहुंचा। मेरा मतलब उस माजी में नहीं जाना चाहता, ये बेस्ट टाइम है, किसी को नहीं पता कि कौम ने किसको मौका देना है, आप अब तय कर लें और फिर उस पर कमिट कर लें, कौम के साथ वादा कर लें, आपको गवाह बना लें सबको। जी खलीक कियानी साहब। डॉक्टर साहब, जैसे आपने इस दफ़ा 5 साल का मंसूबा दिया, आपने पहले 5 साल मंसूबे आपने कहा था सॉरी कि जो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं उनका रिवाइवल करना है। जी हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान स्टील है वो 200 अरब उस वक्त उसका लॉस था, अब 400 से क्रॉस कर चुका हुआ है। पीआईए दुनिया में अजमतों के निशान बुलंद कर रही है, और जो पावर सेक्टर है उसमें अब जो डिटरमिनेंट टैरिफ है उसके ऊपर 7 रुपये पर यूनिट इजाफी चार्ज करने के बावजूद लोड शेडिंग भी हो रही है, उतनी नहीं होगी, कम होगी लेकिन हो रही है, और जो उसके लॉस हैं वो भी ख़त्म नहीं हुए। कियानी साहब, जो आपने फरमाया है आपको भी पता है और मुझे भी पता है, आपको सवाल करते हुए पता है हकीकत क्या है। लेट्स बी ऑनेस्ट ना विद ईच अदर। बात यह है कि जो चीज़ें आप थ्रू डाइवेस्टमेंट, थ्रू स्टॉक मार्केट कर सकते थे वो आप कर गए हैं सारी, जो हमारा एजेंडा था, HPL, UBL, ABL, जो वो कर सकते। यहाँ जहाँ सियासत की गई है, जिन अदारों की आपने जिक्र किया है, 2 बंदे मरे ना जी, किसी ने उनको जाके प्रोवोक किया, आपके पास सारी फुटेज है यार, मैं क्यों याद कराऊँ आपको यू नो एवरीथिंग। तो इन अदारों को हमें अब आउट ऑफ, फिर मैंने पूरी कोशिश की, मैंने अर्ज़ किया था कि एक सूबे ने कहा जी हम इसको चला के दिखाते हैं मुनाफे, मैंने 1 मिनट नहीं लगाया। CCOP की कैबिनेट कमेटी प्राइवेट मीटिंग में मैंने प्रपोज किया जी फर्स्ट राइट और रिफ्यूज़ल उस सूबे को दिया जाए जिसने कहा मैं प्रॉफिट पे चलाऊंगा, दे दें। क्या है, पाकिस्तान के अंदर ही है ना, कोई फॉरेन तो नहीं है, पाकिस्तान का सूबा है, उतना ही मुझे प्यार है उस सूबे से जितना किसी और सूबे से प्यार है। तो मैंने ऑफर किया, 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह PIA का हाल है। तो बात यह है कि आप जो फरमा रहे हैं रेलवे, जी हाँ, रेलवे में अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट हुई। और देखें ये हमारा 18-13 का एजेंडा होना चाहिए, उसमें शामिल है बाय द वे। वन ऑफ द गोल्स जो कि यार मैं समझता हूँ कि बस डिस्कोस हैं, आप डिस्कोस को थ्रू स्टॉक मार्केट उसको लिस्ट करवाएं, थ्रू स्टॉक मार्केट आप ग्रेजुअली उसको डाइवर्स करें और आप उसमें से प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट को लेके आए, ताकि ना एम्प्लॉयज़ को कुछ तकलीफ हो, ना वो एक मिथ बना दी गई कि जी ऐसा पता नहीं क्या होने लगा, किसी को हम हैंड ओवर कर रहे हैं, किसी फलां शेख ले रहा है और फलां भट्ट ले रहा है और फलां लोग ले रहे हैं। ये बात नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इज़ द नेम ऑफ द गेम। और ये हमने अगले 18-23 में ऐसे इदारों का लिखा है, आपने कल देखा होगा, उसको एफिशिएंसी, उसको रीस्ट्रक्चरिंग और उसको कॉर्पोरेटाइजेशन के हवाले से मेरा मतलब यही था जो मैंने प्रपोज किया 18-23 के बजट में। आप सही कह रहे हैं कि ये काम ये भी हो जाते तो और अच्छा होता, आज हम उन लॉसेस से बच जाते। आज कल परसों बल्कि मैं हार्डली ECC में एंटीसिपेटरी अप्रूवल की कभी रेयर यूज़ करता हूँ, लेकिन चूंकि ECC अब हो नहीं सकती थी, बजट हो रहा है, और मैंने वो अपनी चेयरमैन ECC करके 1 महीने की सैलरी, वो भी हमारे बहन भाई हैं जो PSM के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए भी रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो हमने बजाय ये कि हम वेट करते एंड ऑफ मंथ का और ECC होती और फिर देते, तो मैंने एंटीसिपेटरी अप्रूवल जो रेयर मैं यूज़ वो किया मैंने, तो ECC में वो रेटिफाई कर लेंगे। तो आप लेकिन कहने से क्या ठीक आप रहे हैं कि ये होना चाहिए, इसका हल निकलना चाहिए, और इसका मैंने कुछ 2-3 हल बताए हैं। मैंने मसलन नेशनल बैंक और उसके जो सुई सदन है, दे आर द बिगेस्ट क्रेडिटर्स ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल, इसके पास एक्स्ट्रा लैंड है, मैंने उनको कहा कि तुम दोनों मिलकर लैंड ले लो ताकि इस बैलेंस शीट को हल्का करो, इसकी लायबिलिटी को ख़त्म करो, और बाकी जो है यूनिट है उसको हम रिवाइव करें। देखिए ना, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ढूंढे ना ट्रांसपेरेंसी के साथ। अगर नेशनल बैंक एज क्रेडिटर, सुई सदन एज क्रेडिटर वो लेता है, उसमें तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि दोनों सारी जो अदारे हैं वो ट्रांसपेरेंट है, वो दोनों गवर्नमेंट के अदारे हैं, तीसरा भी गवर्नमेंट का अदारा है।
तो हम तो आउट ऑफ बॉक्स की भी मैं बात कर रहा हूँ पिछले दिनों में इन लोगों के साथ कि यार इसको हल करना है। इंशाल्लाह इस साल में कोशिश करेंगे, जितना कुछ और हो सके करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपका वैलिड है। डॉक्टर साहब आई एम हियर सर, आप सब की तरफ आएंगे जी। ही हैज गिवन मी द फ्लोर सर। जी डॉक्टर साहब मेरा नाम प्लीज जावेद किसको दिया आप? मुझे जी, मैं ही मजर हूँ, मजर इकबाल फ्रॉम ATV सर। जी मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है जी आपसे डॉक्टर साहब। इससे कबल हम देखते थे 18-20 साल से हम भी बजट कवर कर रहे हैं कि बजट आने से को 2-3 महीने पहले फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग्स तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शुरू हो जाती थी। अगर इस दफ़ा भी ये हुआ होता तो जो कुछ यहाँ पे किसानों ने किया है वो ना होता और जो कुछ क्लर्कों ने किया वो ना होता। क्यों आपने ज़रूरी नहीं समझा कि लोगों को कॉन्फिडेंस मिले? और इसका जो सेकंड पार्ट है मेरा सर, आपने फ़ौज को रद्दुल फसाद फंड के तौर ज़रब या रद्दुल फसाद फंड के तौर पे 10% इजाफी दिए हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है सर, वो जाने दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये एक तरह की आप डिस्पैरिटी नहीं आपने क्रिएट कर दी। एक अरसे के बाद पाकिस्तान फौज का जो वकार है वो बहाल हुआ है लोगों की नज़रों में। हम कौम एक दफ़ा फिर बड़ा प्यार करती है। अब जो 10% लेट मी कंप्लीट समथिंग सर, 10% नहीं सर, हमने इतना सुना है आपको, एक तो 10% सर आपने दिया फौज को ज़्यादा, आप उनको 20% बेशक दे दे, लेकिन जो आटा मिलता है सर वो सिविल मुलाजमीन को भी उसी कीमत पे मिलता है जिस कीमत पे फौज को मिलता है। थैंक यू। हाँ जी, आप भी बताएं। लोगों के जेल में ये है, उनके हाथ में क्योंकि गन है, वो ताकतवर लोग हैं, उनको 20%, आम एम्प्लॉय को जो है ना 10%। आपको भी सवाल दोनों सर मेरी यार हो गया ना जी सवाल, नहीं एक पूरा और सुने। दूसरा, क्योंकि मजदूर का कोई पुरसाने हाल नहीं, उसका आप 10% भी कम किया। और दूसरा पार्ट इसका ये है, आपने लाइव स्टॉक में कोई रिलीफ नहीं दिया। हमजा शहबाज के कारोबार में आपने दे दिया चिकन में, जिसका हम भुगत रहे हैं, लेकिन आपने मिल्क प्रोड्यूसिंग एंड मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स के ऊपर किसी किस्म कोई रिलीफ नहीं दिया। अच्छा जी, मेरी आपने काफ़ी माशाल्लाह अच्छे सवाल बुछाड़ कर दिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। आपके इल्म में नहीं है, लेकिन 3 महीने से स्टेक होल्डर्स की मीटिंग जारी हैं, और इस किसान इताद की भी मीटिंग हुई है पिछले हफ्ते मेरे साथ हुई है, सिर्फ हारून साहब के साथ ही मेरे साथ हुई है। अगर मैंने कसम खाई है कि मैंने बगैर बजट सुने, बगैर पता हुए कि मैंने क्या बजट में आ रहा है, क्या वो पिछली रिलीफ जो है वो विड्रॉ तो नहीं हो रही, क्या 5 रुपये 35 पैसे 6 रुपये 35 पैसे तो नहीं हो रहा, क्या 1400 का यूरिया जो है वो 1600 तो नहीं हो रहा, क्या 2500 DAP 2800 तो नहीं हो रहा दोबारा। तो अगर मैं निकलूंगा तो मैं क्यों निकलूंगा? मैंने उनको अश्योर किया था कि जो कुछ दिया है वो जारी रहेगा। मेरे पूरी टीम मेरे साथ थी, ये चंद दिनों की बात है। और उसके अलावा मैंने कहा आपको इसमें मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। ये इज नथिंग बट पॉलिटिक्स एंड दैट मस्ट बी अवॉइडेड विद इकोनॉमिक्स। क्लर्क्स अगेन, आज मुझे जिस डिवीजन में मैं गया हूं पिछले 24 घंटे, सब ने मुझे शुक्रिया अदा किया है, मुबारक दी है, उन्होंने कहा जी आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं एक सेकंड यार, कोई भी सबसे बड़ी उनकी डिमांड थी कि मर्ज किया जाए, जो कि 9 साल से नहीं हो रहा था, लेकिन वो सब खुश हैं। और अब आप आ जाएं उसकी, तो इसलिए ये भी मैं समझता हूँ कि प्री मैच्योर था, ये एक एंटीसिपेटरी या प्रीएम्प्टिव, ये जो है ना जी हमारी अब आदत बनी है, अच्छी नहीं है कि आप प्रेशर टैक्टिक्स क्रिएट करें। भाई हमने तो ऑलरेडी अपना बजट प्लान मेकअप माइंड किया, हमने क्या करना है, लेकिन मैं अब हर एक को तो नहीं बता सकता कि आपको खुश करें, मैं बता देता मैं मर्जर कर दूंगा। उनको सबसे बड़ी डिमांड ये थी। तो ये बात ये है कि हर साल ये होता है, कुछ लीडर्स अपनी लीडरी को मेंटेन करने के लिए उनको करना पड़ता है। फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, मैं उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए था इंतज़ार करना, बजट सुनना। बजट के मैंने उनको ये लकीली, मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने नहीं, मैंने मीटिंग की खुद, और मैंने उसको हर चीज़ एक्सप्लेन की है कि भाई एक चीज़ भी उनकी एक एक्स्ट्रा डिमांड उसमें बनती थी। एक तो DAP को कह रहे थे, हालांकि मुझे नहीं समझ आती कि उनका क्या बिजनेस है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपस में शेयर ना करें। वाई दे आर वरीड, दैट इज बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड, ये उनकी डिमांड जो आपके अखबार में छपी हैं, मैंने उनको उस पर भी एश्योर किया, फिक्र ना करें, ये हो रही है। एक चीज़ जो हमारे ऑलरेडी एजेंडे पे थी कि हम पीटर पंप 3 से 36 हॉर्स पावर को 17% से 0 करेंगे, ये उनकी एक डिमांड थी जो कि उसमें वैलिड थी सारे पूरे सफ़े में आपकी जो एड छपी हैं। तो जब उनको एश्योर कर दिया गया कि जी भाईजान आप बजट में आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप बिल्कुल जो आपकी इसमें कोई नई चीज़ें 1-2 हैं, और आप बजट की तकरीर सुनने के बाद आप खुश हो जाएंगे। अब मैं और उनको क्या बताऊँ, बजट की कॉपी दे दूँ कि मैंने क्या बनाया। तो इसलिए
स्टेक होल्डर्स को भैया एंगेज किया है, स्टेक दोनों जो आपने फरमाया, और मेरी टीम मिली है, लेकिन वो सब खुश हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब आज ये डिस्टिंक्शन की बात, उस वक्त तो आप नहीं बोले जब 50% सिविल को मिला था और 100% उनको दिया गया था, उस वक्त तो किसी ने रेज नहीं किया, वो क्या बात थी? तो किया था। देखें, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, मैं वो निकलवा लेता हूं सारी फुटेज यहाँ की। एक सेकंड भैया, एक सेकंड ना, लेट मी यार कंप्लीट ना। तो मैं समझता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है, उन्होंने अपनी ब्रेव जंग लड़ी है, ग्लोबल जंग लड़ी है, अगर हमें इतना पैटी सोच नहीं सोचनी चाहिए कि 10% जो है वो क्यों दे दिया एक्स्ट्रा, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये चीज़ें होती हैं और सारा एक सिस्टम है, उसके तहत होता है, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। पहले वी शुड वेलकम इट, जो फैसले हुए हैं ये अच्छे हैं, सब ने इसको वेलकम किया। जी चले सर, डार साहब खातून पूछिए, खातून आप सवाल जी। डार साहब मेरा, एक मिनट जी, डार साहब सर फरानाज, एक मिनट को दे, एक मिनट, सर फिर आप फरानाज जी फरानाज डेली मॉर्निंग मेल बाइक इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल है, वो ये है कि सॉरी मैं इनका थोड़ा पोर्शन, आप पिछले साल देख लें उठा के पैकेज, वो बिल्कुल लाइव स्टॉक को हमने पूरा पैकेज दिया था, जो चीजें पोल्ट्री को नहीं दिया था, और वो पोल्ट्री एसोसिएशन ने आपको चिकन की कीमत, जो मैंने उनसे, अगेन मेरी टीम बैठी हुई है, उनसे क्या कमिटमेंट ली थी लास्ट ईयर कि प्राइस एवरेज मेंटेन करेंगे, जो को उन्होंने की। डेट और एक सेकंड यार, नहीं ये जवाब तो सुन ले यार, इस तरह नहीं है। हेलो, ये फिर हारून साहब मीटिंग कर लेते हैं आपके साथ, और बैठ। एग्रीकल्चर मशीनरी की कम कर दी थी, 7% सिर्फ ये रह गई, ये किसकी है? हमने, आप पूरा पिछला पैकेज देख लें तो सारी की सारी एग्रीकल्चर मशीनरी को हमने साथ कर दिया था, सारी की सारी ये रही थी। उन्होंने इस दफ़ा ये कहा है कि अगर आप हमारी ये करेंगे तो हम एक्सपोर्ट्स भी करेंगे और हम लोकल प्राइस भी मेंटेन करेंगे। मेरे पास 15 गवाह हैं, FPR की और फाइनेंस की टीम मेरे साथ बैठी हैं नेगोशिएशंस में। इन दो कमिटमेंट्स के बेसिस के ऊपर वो दिया है जो पिछले साल बाकी रेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर को हम दे चुके हैं। सिर्फ उनका एक चीज़ रह गई थी, वो ट्यूबवेल पे पीटर पंप्स थे, उसके ऊपर हमने इस दफ़ा दिए, 2 चीज़ें दी हम इस दफ़ा। जी मेरा छोटा सा सवाल है, ये इस वक्त आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि दूध महंगा नहीं किया गया या कोई चीज़ ऐसी महंगी नहीं की गई, लेकिन एक आम आदमी जब बाज़ार में ख़रीदारी के लिए जाता है या कोई खातून जाती है सब्ज़ी ख़रीदने जाए या दालें ख़रीदने जाए, तो उनको बताया जाता है जी कि हुकूमत ने महंगा कर दिया है, बजट आ गया है। तो इस मसले का क्या हल है? क्योंकि आम ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन किचन को मतलब इस्तेमाल करती हैं, जिनका सारा काम किचन में होता है, वो कहती हैं कि हमारा आधे से ज़्यादा बजट ये खा जाते हैं पैसे। एक रेडीबान है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो पॉइंट वेल टेकन। इंशाल्लाह मैं जैसे कहा कि हम से जो दोस्त आए हैं वो खड़े हो जाएं। नेशनल फूड सिक्योरिटी, नहीं, नेशनल फूड सिक्योरिटी, एक सेकंड बाद में नहीं, नेशनल फूड सिक्योरिटी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को हम लिख रहे हैं और उनको इतला कर रहे हैं कि वो मेहरबानी करके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लें, जो भी कीमत आर्टिफिशियल बढ़ाने की कोशिश करे बजट की आड़ में, क्योंकि कोई टैक्स नहीं नया लगा, इसे कोई कीमत नहीं बढ़ी। साहब बहुत शुक्रिया आपका, देर से कर रहे हैं सर, क्या आपने बलूचिस्तान को भी मौका दिया। बजट स्पीच में जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक बलूचिस्तान को NFC अवार्ड के तहत हिस्सा नहीं मिला है, जिसकी मिसाल ये कि NHA के लिए 323 अरब रुपए में से बलूचिस्तान के लिए 5.25 अरब रुपए। ये NFC का हिस्सा नहीं होता, NFC का हिस्सा कैश में जाता है। पहले आपको डेवलपमेंट के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले मैं अर्ज करूं, फिर आप बलूचिस्तान का हिस्सा रेलवे के हवाले से बलूचिस्तान नहीं, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं भाई, इस तरह नहीं होता। NFC का हिस्सा जो होता है वो जितने टैक्सेस कटे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 1001 अरब रुपए में जो पैसे मुख्तस हुए बलूचिस्तान के लिए, वो फेडरल गवर्नमेंट का है, इसको जहां चीज चाहेगी। नहीं, आप समझ नहीं रहे भाई, NFC कुछ और है, PSDP कुछ और है। आपकी मेहरबानी, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जुबानों के लिए काम होता है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जाए। बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोली जाने वाली जुबानों के लिए आपने किसी रकम मुख्तस, आप इसको आप नोट कर लिए, सूबाई हुकूमत को ये कहें। शोएब साहब प्लीज सवाल पूछें। सवाल ही नहीं बचा। डॉक्टर साहब ये सवाल है कि ये बता दें कि ये जो आपने ये कहा है कि तकरीबन $8 बिलियन
डॉक्टर साहब 8 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान को आइंदा फिस्कल ईयर में, कि ये कहाँ से आएंगे, जबकि आप ये कह रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम जो है हम नहीं लेंगे, तो 8 बिलियन डॉलर कहाँ से आएंगे? दूसरी बात, आपने जो ज़रूरी कर्ज़ों को कहा है तकरीबन 1 ट्रिलियन टच कर रहे हैं, तो इससे जो है वो जो सनती कर्ज़े हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और क्या आप अपनी बोरिंग भी कम करेंगे जिसका ये कुशन आएगा ज़रूरी कर्ज़ों के लिए? मैंने आगे भी शायद रात एक प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है आपको, जो एक्सटर्नल बोरिंग बाइफरकेट कर देते हैं ना, चूँकि आप डॉलर्स की बात कर रहे हैं, यू शुड सी योर पोजीशन एक्सटर्नल डेट नेट ऑफ रिजर्व्स विद पाकिस्तान इन सेंट्रल बैंक, नॉट द कमर्शियल बैंक्स। वो 48 बिलियन थे 30 जून 17 को, 48.1 और 4 बिलियन के इफेक्टिव रिजर्व्स थे, 44 बिलियन का एक्सटर्नल डेट था। आज पाकिस्तान की इकॉनमी 300 बिलियन डॉलर से क्रॉस करने के बावजूद जितने लोन्स लिए हैं और जितने पुराने वापस किए हैं, यानी अगर IMF के 6.2 आए हैं तो 4.7 तो पिछली गवर्नमेंट के वापस किए हैं, अब तक तो और वापस हो चुके हैं। उसमें आपकी 58 में से 16 अगर आपके हैं तो 42 बिलियन आपकी नेट लाइबिलिटी, इसमें तो इंप्रूवमेंट आई है। एक दूसरा, कुछ साथी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, सस्टेनेबल ऑफ डेट कैसे होगा, कैसे? आपको ये पता है कि 12-13 में डेट ऑफ द GDP टोटल बजट वाज 53%। आप जरा आप उठा लें सारे अकाउंट्स, डेट ऑफ 12-13 डेट सर्विसिंग जो थी वो 53% थी। हम इसको ग्रेजुअली पिछले साल 16-17 में 32% में लेके आए, अगले साल हम इसको 31% में हदफ रख रहे हैं। वो दैट इज व्हाट यू नीड। आप 53.1% से नेट डेट टू GDP जिसमें एक्सटर्नल शामिल था 2008 में, ये मुल्क 60.2 पे चला जाता है 2013 तक। आज हम उसको बड़ी मुश्किल से 59.360 के अंदर लेके आए मार्च तक, अल्लाह करे इंशाल्लाह जून तक भी ये 60 से नीचे रहे। तो बात ये है कि, और ये डिस्पाइट कि हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को ट्रिपल किया है 30 जून 17 तक, करीबन 225% बढ़ाया है, और हमने सोशल सेफ्टी नेट एक्सपेंडिचर को, जो हमारे गरीब तरीन बहन भाई हैं, उनको हमने 40 अरब से उठा के 120 पे लेके गए। तो मैं मतलब इनके बावजूद अगर ये पोजीशन है तो यार इसमें तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। हाँ जी, तो कोई तो आपको अगर आपको लैंड करने वाला होगा, IMF इज नॉट ऑन एजेंडा, लेकिन नॉर्मल बिजनेस तो होता रहता है, हम हर महीने करते हैं, हम पुराने लोन देते हैं, हम नए लोन लेते हैं, तो आपको नेट डेट से गर्ज है ना कि नेट डेट कितना बढ़ाया है। ये पीछे आया अखबार में जी 22 बिलियन ले लिया, ओ भैया नेट डेट तो 10 बिलियन बढ़ा ना, इसको हमने 12 बिलियन वापस किया है, और वो भी 10 बिलियन जो है खर्च नहीं किया, वो जाके रिजर्व में ऐड कर दिया। तो ये दिस इज विन विन सिचुएशन। लेकिन कोई वक्त था कि आपको कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं था। IBRD प्रोग्राम लैंडिंग सारे के सारे बंद हो गए थे 2013 में, और अगले साल डिफॉल्ट की बात हो रही थी, अगले साल डिफॉल्ट होगा। तो अब मेरा मतलब ये एज द इकोनॉमी विल इम्प्रूव, और जो बेहतरी होगी इंशाल्लाह से बेहतरी होगी। जी डार साहब आ जाएंगे यार, आ जाएंगे, जितो 700 आएंगे तो 1000 भी आ जाएगा इंशाल्लाह। डार साहब, बैंकों के डार साहब है, डार साहब फरमाइए। डार साहब ये इसके बाद जी इसके बाद जी डार साहब, अशरफ साहब को बोले, फिर आप पढ़ लें, इसके बाद एक भाई को दे देना यार। जी डार साहब, एक तो इत्तलात से हमने कुछ रिकवरीज करनी थी, उनका क्या हुआ? कहीं जिक्र नहीं है, बड़ी अमाउंट थी वो, इत्तलात से कुछ हमने। जी। दूसरा सर, सर्कुलर डेट जब आपने एज फाइनेंस मिनिस्टर टेक ओवर किया तो 2 दिन में बहुत बड़ी अमाउंट पे हो गई थी। 2 दिन में नहीं, 45 डेज में। चले खैर, हमारी यही रीडिंग थी कि 2 दिन में हो गई। नहीं, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है साहब, आप तो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ सर। दूसरा सर मैं भी वेरीफाई कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड है। तीसरा पार्ट सर, कि जब तकरीबन 1.5 साल पहले FBR में कि 200 के करीब इंक्वायरीज पेंडिंग थी जो करप्ट ऑफिशियल के साथ थी, पिछले 1 साल में सारे के सारे एग्जोनरेट हो गए हैं। क्या वो दूध में धुल गए हैं, या वो पहले इंक्वायरीज गलत इनिशिएट हुई थी? उसका हमें जवाब दे दीजिए सर। तीसरा एक सवाल किसी और दोस्त ने पूछा था, नहीं किसी और दोस्त का सवाल था, मैं रिपीट करता हूँ, जवाब नहीं आया, कि पोल्ट्री को इसलिए सारी सहूलतें दी गई हैं कि हमजा शवाज जमिया शवाज शरीफ की फैमिली से। इस तरह ना करें, एक सवाल था सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सवाल था। पूरे पाकिस्तान की पोल्ट्री को है, पिछले साल ये देखिए, मेरी अर्ज सुने। ओके सर, द आंसर इज कमिंग प्लीज। जी ये आंसर तो सुन लेना, उस तो पहले भी आंसर आप सुन लें। इत्तलात वाला देखिए, इत्तलात में हमारी जो प्राइवेटाइजेशन डिवीजन है और जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है और मिनिस्ट्री ऑफ IT है, दे हैव बीन एक्टिवली एंगेज्ड। एक नहीं 3 हुकूमतें एंगेज रही हैं।
आपकी उस वक्त, अब मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये सारा डॉक्यूमेंटेड है। आपने इतना फ्लॉड उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जब वो पहले हाईएस्ट बिडर और नेक्स्ट बिडर के दरमियान 800 या 700 मिलियन डॉलर का फ़र्क था, वो आपने उनको नहीं जाने दिया, आपने उनको रोका वो, और फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस की जो कि मेरे नज़दीक नहीं होनी चाहिए थी। प्रॉपर्टीज़ अगर कोई होगी तो ये होगा, फलां होगा, आपने उन्हें सारी चीज़ें दी। हम उसके बावजूद उनको अंगेज किया हुआ है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशंस हैं, ख़ासकर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, जो उस वक्त मुशर्रफ साहब और शौकत अजीज़ साहब की गवर्नमेंट में कमिटमेंट्स दे दी गई इन राइटिंग, वो हिस्सा है। और इसमें हमारी अभी भी कोशिश है कि वो अपनी यानी ऑब्लिगेशन, हमने उसको रिड्यूस करते करते प्रॉपर्टीज़ को करीबन 100 पे ले आए। ये 3000 कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, और वो सिंध के पीछे लग के, पंजाब के पीछे लग के, केपी के पीछे लग के, हमने वो सारे का सारा जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा किया। लेकिन अभी भी करीबन 100 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो नहीं ट्रांसफ़र हो सकी रफली। तो हम उसको ट्रिगर कर रहे हैं कि जी इसकी वैल्यू निकाल के आप काट के हमें फिर हम सेटल कर लेते हैं। जो आप अब रखते तो आप कहते कि जी क्यों बजट में आपने कहना चाहिए आने की तवक्का नहीं है। देखिए बजट नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। आप ना खुद ना समझें या कुछ समझाने की कोशिश करें। जो हकीकत है वो आपके सामने है, और हम उसमें कोई एफर्ट्स पहले दिन से कर रहे हैं और होती रहेंगी। लेकिन ये एक सेंसिटिव मामला है, इसको महल बेहतर आप ज़्यादा, क्योंकि एक यमन की इशू पे मसला हुआ, एक 2020 उस पर हुआ, पिछली हुकूमत को कमिटमेंट्स कर गई, तो ये वो चीज़ें होती हैं। आप इसमें कुछ अपना ओवर एक्टिविज्म हम ना दिखाएं तो बेहतर है ये। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड है। मेरा डिटेल नोट प्राइम मिनिस्टर साहब को एक एक चीज़ के ऊपर मैं दे चुका हूँ, सीक्रेट नोट, और मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आई थिंक टाइम आएगा, हम अपनी ऑब्लिगेशन जो इतनी उस कॉन्ट्रेक्चुअल हमारे ऊपर बोझ डाल गई उस वक्त जल्दी में, उस वक्त की हुकूमत, उसको हमने काफ़ी हद तक पूरा कर लिया। सिर्फ 100 प्रॉपर्टीज रह गई। डॉक्टर साहब सर्कुलर डेट मैंने आपको किया है। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ यार सर, एक मिनट, आप ही को मिलेगा उसका जवाब, बाकी दे लेना अशरफ साहब का बकाया आप ही के पास। दूसरा ये है कि जो आपने फरमाया था उस वक्त आपको 26% माइनस जनरेशन हो रही थी आपकी 12-13 में सर्कुलर डेट की वजह से। ये जब 45 दिन में और कोई नई चीज़ नहीं हुई, वो पहले भी उसी तरह पेमेंट्स होती रही, और वो आईपीपी पाकिस्तान भाग भी नहीं गए। आपकी वो 26% नेगेटिव जनरेशन अपना अशरफ साहब, मैं आपको नंबर देता हूँ कि उसकी वजह से ये लेस देन 1% पे चली गई। ये जो नेगेटिव थी आपकी जनरेशन की प्रोडक्शन, ये उस पेमेंट्स की वजह से ये लेस देन 1% पे गई, और पिछले साल इसने फिर मज़ीद बेहतरी इसमें आई। मैं आपको नंबर दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए, एक सेकंड। ये 0.74 पे गई फ्रॉम 26.38% नेगेटिव। पैसे नहीं देते तो माइनस थी जनरेशन। दैट्स वाई यू आर हैविंग 14 से 16 शहरों में और 18 से 20 देहातों में। देन इट रिड्यूस टू 13-14 में उस पेमेंट के बाद 0.74 माइनस 26% से, उसके बाद 14-15 में 13.48% प्लस, उसके बाद 15-16 में 8.43% प्लस, और उस हायर बेस लाइन के ऊपर अब 3.40% प्लस इस साल। तो ये अगर, और अच्छा एक और चीज़ है कि जो कैलकुलेटेड है कि एवरेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहेगा। ज़ाहिर है कि द मोमेंट आप इनवाइस देते हो तो पेमेंट तो नहीं होनी, वो तो करीबन साल पुरानी थी उस वक्त, कई महीनों से पे नहीं हुई, इसीलिए बंद हो गए थे यूनिट। वो है 320 अरब, ये कैलकुलेटेड है। तो आप जो भी फिगर पढ़ेंगे ना, पीछे 374 था तो फिर फाइनेंस ने 50 बिलियन दिया, उसको 320 पे लाए। अभी फिर हम उसको चेक कर रहे हैं बजट के बाद कि अगर ऊपर जाता है, लेकिन उसके लिए हमें अपने निज़ाम को ठीक करना होगा। हमें चोरी लाइन लॉसेस को अशरफ साहब कम करने होंगे, हमें रिकवरी को 90 से ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि ये वो लॉसेस हैं जो नेपरा अलाउ नहीं करता। सारी दुनिया अगर वो आप अलाउ करेंगे तो प्राइस और बढ़ जाएगी कंज्यूमर के लिए। तो ये बेसिकली आज आके फिर वो बोझ पड़ता है आपके फाइनेंस के ऊपर। उनके रिसीवेबल जो हैं ये इससे कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए वो इस पे हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, बस FBR का है ये, हारून साहब या चेयरमैन साहब जवाब देंगे। ये कह रहे हैं कि जी 200 बंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही थी और
वो फरिश्ते बन गए हैं, ये मुझे नहीं पता। अशरफ साहब को इनसाइड स्टोरी कह रहे सारे कर दिए, बताएं आप। नहीं सर, हमने तो अभी रिसेंटली यानी पिछले महीने सर 12 लोग सब के खिलाफ जो डिसमिसल के, कुछ को पेनल्टी लग गई, माइनर लग गई, कुछ को मेजर लग गई, और कुछ प्रोसेस ने एग्जानरेट किया, छोड़ा हमने किसी को नहीं। अकेले में पूछ ले राणा साहब, अच्छा नहीं लगता यार। नहीं अकेले में मैं भी नहीं जानता किसका पूछ रहे हैं, अकेले में पूछ रहे हैं ना। अच्छा अगला सवाल मैं कर रहे हैं, प्लीज इधर भी देख लें, इधर डॉक्टर साहब ये बताइए कि इधर आप वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर आपकी नजर पड़ी भाई, एक गिलगित बल्तिस्तान जी जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात थे 2015 के, उससे पहले गिलगित स्कर्दू रूट का 2 दफ़ा उससे पहले इफ्तिताह किया, उसके बाद इफ्तिताह किया, इफ्तिताह पे इफ्तिताह तो हो रहा है, लेकिन उस पर कोई फंड एलोकेट नहीं हो रहा है। इस दफ़ा भी कोई फंड एलोकेट नहीं हो रहा है, तो हम कैसे समझेंगे कि गिलगित स्कर्दू रूट है वो दिफाई एहतियात से पूरी तरह प्रोविजन है, और इस पे अपना जो PSDP है उस पे इंक्लूडेड, तफसील देख लें। दूसरा सवाल यह है सर, 75,000 गंदम की बोरी जो है गिलगित बल्तिस्तान के लिए कम कर दी गई है, इसकी क्या वजह है सर? मैं वो चेक करता हूँ नेशनल फूड सिक्योरिटी से, बिल्कुल कम नहीं की जाएगी, कोई कम नहीं की जाएगी। जी लाहौर से जो हमारे दोस्त आए हैं, प्लीज असद इकबाल साहब। जी सर, सर इधर से लाहौर से एक वो फिर तुसी कर लो साहब, करिएगा इसके बाद आप कीजिएगा। जी इकबाल साहब, हुकूमत की जानिब से इकबाल साहब, आज से लेके बजट से कबल तक तारीफें की जा रही हैं कि जी बजट मुतवाजन है और सब अच्छा है और हर सेक्टर को जो है ना रिलीफ दिया गया है, जबकि दर हकीकत जो है ये FPR जो है अपने अहदाफ नहीं पूरा कर सकी, दरामदाद में वो कमी आई है, जबकि अपोजिशन सियासी जमातें और सनती बरादरी भी वो भी जो है ना वो कह रही है कि बजट जो है ना अवाम दोस्त अवाम दुश्मन है। तो क्या आप समझते कि ये वाकई कोई अल्फाज का गोरखधंधा ही आपने पेश किया है? आपको पाकिस्तान तेरा वाला पाकिस्तान नजर आ रहा है? ये तो अब दुनिया हकीकत है। जिस मुल्क को ये कहा जा रहा था कि 12 महीने के बाद ये डिफॉल्ट करेगा, और आज अब पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या हालत होती, आज उस मुल्क को कहा जा रहा है 12 साल बाद ये दुनिया की बेहतरीन 20 इकोनॉमी में होगा। यार किस दुनिया में आप रहते हैं? वो अपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना, वो क्या कहें। पहले जब बाहर निकले उन्होंने कहा जी 100 बजट है, यही काफ़ी कॉम्प्लीमेंट है। जब कुछ समझ ना आए और ये कह दिया जाए 100 बजट है, फिर रात को सोचे कुछ और 4 चीज़ें, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उन्होंने सियासत करनी है ना, वैसे भी इलेक्शन ईयर है, तो इसलिए मुझे कोई इतराज़ नहीं। हमने कोई इसमें जो स्पेकुलेट किया जा रहा था इवन इंटरनेशनली कि हम अपना पर्स लूज करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हम वीक करेंगे और हम एक पॉपुलर बजट देंगे। मैं समझता हूँ कि आज मीडिया में कुछ हिस्से में मैंने पढ़ा है, और हम ग्रेटफुल जिसने भी वो रिपोर्ट किया है कि हमने पॉपुलिज्म को नहीं फॉलो किया, हमने प्रैग्मेटिक बजट दिया है, सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, और विदाउट यानी बिग टैक्सेस जो हैं देने के किया है। ये मैं आप ही में, इफ़ यू thought populism would trump fiscal prudence in an election year, Ishaq Dar has proved you wrong. 2 themes dominate the new budget: stability and growth at the macroeconomic level, and some relief and small SOPs for everyone. Well, almost everyone at the political level without burdening the government expenditure. ये आप लिख रहे हैं, ये डॉन लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा। जी सनाउल्लाह साहब, सर डॉन ही आ गया, एक सेकंड, और डॉन ही आ गया सर, एक सेकंड सनाउल्लाह साहब, सर सनाउल्लाह साहब, सर 3, अच्छा जी इसके बाद 1 मिनट यार सनाउल्लाह साहब, सर यार मैं 1 मिनट, 3 क्लैरिफिकेशन है छोटी छोटी। एक तो सैलरीज के हवाले से बता दें कि इसको स्पेसिफाइड कर दें, सिविल है, मिलिट्री है और अलाउंसेज हैं, 125 किस तरह इन पे डिवाइड होगा, कितना कितना। एक मिनट सर, एक छोटी सी और है, और सिविल मुलाजमीन का मर्जर के बाद टोटल इंक्रीज कितना इम्पैक्ट आएगा। एक फाइनेंस बिल में सर एक इशू है, उसमें आपने जितना भी फेडरल गवर्नमेंट की जगह रिप्लेस कर दिया इंचार्ज वजीर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का मेरे ख्याल में पिछले साल जो डिसीजन था। कहाँ लिखा हुआ इंचार्ज वजीर? सर फाइनेंस बिल में फेडरल गवर्नमेंट की जगह इंचार्ज वजीर को है लिख दिया गया है, उसको तकसीम किया गया है। मेरी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसकी खिलाफ वर्जी है। एक क्वेश्चन और है जो सर ये क्लैरिफिकेशन है, रिफंड के हवाले से कोई बॉन्ड्स जारी करेंगे या ये कैश? पहला सवाल, तीसरा पहले ते दूसरा बाद, पहला फिर
अच्छा ठीक, वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ, हो गया जी, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ जी। सनाउल्लाह साहब, सनाउल्लाह साहब, मैं भाई यार बस सुने तो सही ना जी, साइलेंस प्लीज यार मैं फिर खत्म कर दूंगा ये, दिस इज नो वे। इसके बाद फिर आपका नंबर आएगा, इब्रार साहब का नंबर आएगा इसके बाद। ये आप सवाल पूछें, सवाल पूछो भाईजान, सवाल पूछो। सनाउल्लाह साहब मैं जवाब दूं, मैं सनाउल्लाह साहब का जवाब दे रहा हूं। जो रिफंड्स हैं वो कैश में होंगे, कोई बॉन्ड नहीं इशू किया जाएगा इंशाल्लाह। 30 अप्रैल तक के रिफंड, 10 लाख तक के 15 जुलाई तक इंशाल्लाह ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। और बाकी जो रिफंड है ऑल एक्सपोर्टर्स एंड ऑल 30 अप्रैल तक जितने आरपीओज हैं वो इंशाल्लाह 14 अगस्त तक करेंगे। ये हमारी आपसे कमिटमेंट है, इंशाल्लाह पूरी करेंगे। दूसरी, आपने जो डेफिनेशन की बात की है, को अल्लाह के फल से मैं भी थोड़ा सा लॉ समझता हूँ। ये पहले 18वीं तरमीम से पहले ये फेडरल गवर्नमेंट वाज ओनली प्राइम मिनिस्टर अलोन। ये 18वीं तरमीम के बाद हमने एक बिल्कुल 180 डिग्री टर्न ली और उसको हमने कैबिनेट को फेडरल गवर्नमेंट कह दिया, पूरी कैबिनेट को। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक इंटरप्रिटेशन देनी है और जहां भी लफ्ज फेडरल गवर्नमेंट है इट हैज टू बी नाउ कैबिनेट का अप्रूवल। इसी वजह से रूल्स ऑफ बिजनेस में रूल 16 सब रूल 2 जो है वो भी इनफेक्टिव हो गया कि प्राइम मिनिस्टर जो थे उसके एंटीसिपेटरी अप्रूवल दे देते थे, जैसे मैं ICC का देता। अब आप ये इस दायरे में रह के काइंडली सोचें ज़रा, अगर फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज़ कहीं भी यूज़ होगा किसी कानून में ओवरऑल, तो दैट विल बी रेड नाउ अनलेस आइन में हम अमेंडमेंट करें। पहले एक एक्सट्रीम थी, अब दूसरी एक्सट्रीम पे हम चले गए और उस पर काफ़ी काम सफ़र कर रहा है कि आपको हर चीज़ के लिए या थ्रू सर्कुलेशन पे भेजना पड़ता है। रोज़ दर्जनों चीज़ें आती हैं एक महीने में और आप दर्जनों मीटिंग तो नहीं कर सकते कैबिनेट की। सो इट हैज़ गॉन द अदर एक्सट्रीम। अच्छा, जहां भी लॉ में अगर फेडरल गवर्नमेंट है, इफ यू चेंज दैट लॉ थ्रू पार्लियामेंट तो फिर वो डेफिनेशन अप्लाई होगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट लिखा जाएगा जो अभी है, हम उसको फॉलो किया, जजमेंट हमारे सारे आंखों पे, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूं कि आईनी तरमीम की वजह से हुआ है और मैंने पार्लियामेंटेरियन से डिस्कस भी किया है कि विद हाइंडसाइट आई बिलीव कि हमने एक दूसरा एक्सट्रीम ले लिया 18वीं तरमीम में। दैट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। लेकिन जब भी आईनी तरमीम होगी उसमें बैलेंस लाएंगे। ये हमारे लिए नहीं, ये सिस्टम के लिए है कि क्योंकि जब आप एक एमरजेंसी में हो और आपको 16(2) की भी रूल जो है इनफेक्टिव हो जाए, वॉइड हो जाए और आपको मां सिवाय कैबिनेट मीटिंग के या थ्रू सर्कुलेशन के कोई रास्ता ही ना मिले, तो इसलिए हमने ये हमेशा से था, आपको भी पता है कि जितनी थी अपना FPR की, जब फेडरल गवर्नमेंट वाज ईच फेडरल मिनिस्टर यूज्ड टू एक्ट एज फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन इस जजमेंट के बाद हमने सीज कर दिया और मैं भी उसी तरह फॉलो करता हूँ, बाकायदा सर्कुलेट या कैबिनेट समरी में लेके जाते हैं। इवन OECD टाइप चीज़ें भी वहाँ लेके जानी पड़ी, रेटिफिकेशन आपको पता है, स्विस भी लेके जानी पड़ी। वजह कि पहले फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन थी ईच मिनिस्टर वर्चुअली और एज डेलीगेटेड, तो अब इसको हमने जो, क्योंकि यहाँ तो हर हफ्ते कोई ना कोई इशू होती है और उसके लिए इनको अप्रूवल की जरूरत होती है, दे कांट डू ऑन देयर ओन। तो हमने लॉ में फेडरल गवर्नमेंट की बजाय मिनिस्टर इंचार्ज का लिखा है, जो भी मिनिस्टर इंचार्ज हो, वो फाइनेंस नहीं, रेवेन्यू मिनिस्टर। कल को आपको मिनिस्टर अलग भी हो सकता है, रेवेन्यू फेडरल मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू, फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। तो ये मैंने अपने लिए नहीं किया, मैंने सिस्टम को चलाने के लिए किया है और एक दो पार्लियामेंट इंशाल्लाह अप्रूव करेगी तो ये आपके सिस्टम को, वरना तो ये नामुमकिन है कि आप एक एक इशू के ऊपर आप फेडरल कैबिनेट। सो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आइन में मुनासिब दोबारा उसको बैलेंस करें वो, लेकिन आइनी तरमीम में ऑब्वियसली until it is done we have to find a way. But thank you जी, thank you सर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका कहना था कि अगले साल 5 जून को छठा बजट भी वही पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पहली तरजीह मुआशी सूरत हाल को बेहतर करना था। उम्मीद है छठा बजट भी हम पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5वां बजट पेश किया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5वां बजट पेश कर दिया है और आइंदा हुकूमत साजी में भी हम नुमायाँ होंगे।